साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का लेसन 1 जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएँ। तो राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएँ इस चैप्टर का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। इस चैप्टर से संबंधित जो है जितने इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन को जो है आज सेशन में हल करेंगे। और इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग को बताएँगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, आज़ादी के बाद भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियाँ क्या थी? इसी क्वेश्चन को या अथवा के रूप में पूछ सकता है कि देखिए, आज़ादी के समय भारत को किन-किन मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो देखिए देश में एकता स्थापित करना। तो देखिए, आज़ादी के समय जो प्रमुख समस्याएँ थी, वो थे देश में एकता स्थापित करना। सेकंड नंबर है, देखिए संविधान के अनुरूप लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्थापित करना। ये भी क्या थी, आज़ादी के बाद जो है राष्ट्र निर्माण की एक जो है प्रमुख चुनौतियाँ थी, ठीक है? देखिए थर्ड नंबर पॉइंट है, देखिए एक ऐसा ढाँचा तैयार करना जिसमें समूचे समाज का विकास हो। तो ये क्या थी, आज़ादी के समय भारत को जो है इन सभी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कि आज़ादी के समय जो है भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौती क्या थी? तो याद रखिएगा, देश में एकता स्थापित करना, उसके बाद देखिए संविधान के अनुरूप लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करना, उसके बाद देखिए एक ऐसा ढांचा तैयार करना जिसमें समूचे समाज का विकास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विविध भारत के लिए विविधता में एकता का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा, भारत के लिए विविधता में एकता का अर्थ क्या है? ठीक है? क्या अर्थ है? तो देखिए आंसर में याद रखिएगा कि भारत भारत विशाल देश है। भारत क्या है? विशाल देश है, जिसमें अनेक धर्मों, संप्रदायों, जातियों, भाषाओं, संस्कृतियों आदि के लोग आपस में मिल-जुल कर रहते हैं। इसे विविधता में एकता मतलब भारत में क्या है? भाषा के आधार पर विविधता है, जाति के आधार पर विविधता है, संप्रदाय के आधार पर विविधता है, संस्कृतियों के आधार पर विविधता है। फिर भी क्या करते हैं, इतने सारे विविधता रहने के बावजूद भी एकता है, तो इसी को क्या कहते हैं, विविधता में जो है एकता कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत के किन राज्यों को सातवाहन के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, भारत के जो है 7 पूर्वोत्तर राज्यों भारत के जो 7 पूर्वोत्तर राज्यों को जो है भारत के 7 महान राज्यों के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इस पॉइंट से संबंधित सब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, जैसे देखिए अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिज़ोरम हो गया, नागालैंड और त्रिपुरा। इन 7 जो है पूर्वोत्तर राज्यों को जो है सातवाहन राज्यों के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश एवं राजधानी के नाम लिखे। तो याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघीय केंद्र शासित प्रदेश है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में कितने राज्य है? 28 राज्य है और 8 संघीय केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिए उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए केंद्र शासित, इसमें देखिए डबल क्वेश्चन को जोड़ा गया है। केंद्र शासित प्रदेश एवं उनके राजधानी का नाम लिखे। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश एवं उनके राजधानी का नाम। तो देखिए, तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ थी, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू जो है शीतकालीन राजधानी है। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जम्मू कश्मीर की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन-सा है? तो याद रखिएगा श्रीनगर, और शीतकालीन जम्मू। लद्दाख की राजधानी लेह है, उसके बाद देखिए दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, उसके बाद पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, उसके बाद देखिए लक्षद्वीप की राजधानी देखिए चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, लक्षद्वीप कावा रहती है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है दादर और नगर हवेली नगर देखिए दादर और नगर निगम एवं दमन और दीव, नगर हवेली यहाँ पर होगा, दादर और नगर हवेली, ठीक है। दादर और नगर हवेली एवं दमन व दीव, इसका राजधानी कहाँ है? दमन है, आप लोग याद रखिएगा। तो इन सभी केंद्र शासित प्रदेश और प्रदेश के राजधानी भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में भारत में कितने कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो पहले 28 राज्य और 8 जो है संघीय केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश और राजधानियों का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में याद रखिएगा। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है 1953 में हुआ था। कब हुआ था? याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था और इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। फजल अली, अली यहाँ पर सही कर लीजिएगा, फजल अली। तो याद रखिएगा
कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है सन 1953 में हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली थे। देखिए, जिसने क्या किया था कि जिसने 1955 में देश को 16 राज्यों और जो है 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया। 1955 के रिपोर्ट में उसने क्या किया कि देश में जो है 16 राज्यों और जो है 3 केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। रिपोर्ट क्या किया? प्रस्तुत किया। लेकिन देखिए, नेहरू सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ इसकी सिफारिशों को मान लिया, लेकिन नेहरू सरकार ने क्या किया? उसमें कुछ संशोधनों के बाद जो है उनकी सिफारिश को मान लिया और क्या किया? और देखिए नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो गया था। अगर पूछ लिया जाएगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू कब हुआ था? नवंबर 1956 में, ठीक है? लागू हो गया। देखिए जिसके तहत देश को जो है 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। तो उसमें देश में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। देखिए, आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ था। तो याद रखिएगा आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि भाषा के आधार पर जो है किस राज्य का गठन हुआ था? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य का जो है गठन हुआ था, भाषा के आधार पर हुआ था। और देखिए आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, सामाजिक व आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय क्या है? तो याद रखिएगा कि सामाजिक और आर्थिक न्याय क्या होता है समझेंगे। तो देखिए सामाजिक न्याय, देखिए समाज में सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से समान अवसर, अधिकार देना क्या कहलाता है? सामाजिक न्याय कहलाता है। तो याद रखिएगा कि समाज में सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से समान अवसर और अधिकार देना क्या कहलाता है? सामाजिक न्याय कहलाता है। और देखिए आर्थिक न्याय, तो देखिए आर्थिक न्याय क्या होता है? देखिए राज्य के आर्थिक संसाधनों को समाज के प्रत्येक वर्गों के लोगों को समान रूप से वितरण करना आर्थिक न्याय कहलाता है। तो याद रखिएगा कि राज्य के जो है आर्थिक संसाधनों को समाज के प्रत्येक वर्गों के लोगों को समान रूप से वितरण करना ही क्या कहलाता है? आर्थिक न्याय कहलाता है। तो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, किन देशी रियासतों ने प्रारंभ में भारतीय संघ में विलय का विरोध किया था? देखिए तो प्रारंभ में जो है भारतीय संघ में विलय का विरोध किया था। देखिए जूनागढ़, कश्मीर, मणिपुर और हैदराबाद, याद रखिएगा इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, देखिए प्रिवी पर्स के विचारों को स्पष्ट कीजिए। प्रिवी पर्स के विचार को स्पष्ट कीजिए। देखिए क्या है प्रिवी पर्स, उसके बारे में समझेंगे। देखिए प्रिवी पर्स, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 291 के अनुसार प्रिवी पर्स जो है देशी रियासतों को, देशी रियासतों के पूर्व शासकों और उसके अधिकारियों को कर मुक्त निश्चित राशि दिए जाने की गारंटी थी। यानी कि जितने भी देशी रियासतों के जो है क्या थे, पूर्व शासकों थे, उसको कर मुक्त क्या दिया जाएगा? निश्चित राशि दिए जाने की क्या थी? गारंटी थी। लेकिन इसको जो है कब की, इसको जो है 1971 सॉरी 1971 में 26वें संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त किया गया। तो याद रखिएगा इसे जो है 1971 में 26वें संशोधन द्वारा प्रिवी पर्स को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? तो देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार हिंदू और मुस्लिम 2 संप्रदाय नहीं 2 राष्ट्र है। तो याद रखिएगा द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या कहता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत कहता है कि हिंदू और मुस्लिम जो है 2 संप्रदाय नहीं 2 राष्ट्र है। देखिए इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा मुस्लिमों होगा, मुस्लिमों, मुस्लिमों, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? मुस्लिमों का एक पृथक राज्य पाकिस्तान होना चाहिए। ये बात कौन कहता कहता था? द्विराष्ट्र सिद्धांत कहता था, ठीक है? कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का कहना था कि जो है हिंदू और मुस्लिम 2 संप्रदाय नहीं क्या है? 2 राष्ट्र है। इसलिए मुस्लिमों का एक पृथक राज्य क्या होना चाहिए? पाकिस्तान होना चाहिए। देखिए देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत देने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को जाता है। तो याद रखिएगा द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? सैयद अहमद खां को जाता है। हालाँकि देखिए बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी सबसे ज़्यादा वकालत की। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत देने का श्रेय दिया जाता है सैयद जो है अहमद खां को, लेकिन इसको जो है हालाँकि इसको सबसे ज़्यादा वकालत किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। देखिए यह सिद्धांत धार्मिक राष्ट्रवाद पर आधारित है। किस पर आधारित थी? धार्मिक राष्ट्रवाद पर आधारित था। भारत के विभाजन का एक अहम कारण था। तो याद रखिएगा भारत का विभाजन का एक अहम कारण कौन था? द्विराष्ट्र सिद्धांत। इसके बारे में याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। अगर पूछ लिया जाएगा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है देने का श्रेय किसे दिया जाता है? सैयद अहमद खां को, और इसमें इसका वकालत सबसे ज़्यादा किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है? और भारत के विभाजन का एक अहम कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए भाषा नीति क्या है?
तो देखिए भाषा नीति क्या है? देखिए वैसा नीति जिसमें सभी भाषाओं को समान महत्व दिया जाता है, उसे भाषा नीति कहते हैं। तो याद रखिएगा वैसा नीति जिसमें सभी भाषाओं को जो है समान महत्व दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा नीति कहते हैं। देखिए, भाषा लोगों में भावनात्मक एकता उत्पन्न करती है। भाषा लोगों में क्या करती है? भावनात्मक एकता उत्पन्न करती है, जो राष्ट्र निर्माण और उसके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो क्या करते हैं? राष्ट्र के निर्माण में और उसको सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो भाषा नीति के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और देखिए ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है लेसन फर्स्ट का जो है हम आप लोग को बता रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए हैदराबाद के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिए। यानी कि हैदराबाद के भारत के विलय का जो है क्या कारण था उसके उसको क्या करना है? स्पष्ट करना है। तो देखिए हैदराबाद का निज़ाम आज़ाद स्थिति को बनाए रखना चाहता था, यानी कि हैदराबाद के जो निज़ाम थे, वो चाहते थे कि हैदराबाद जो है हैदराबाद को जो है आज़ाद स्थिति में बनाए रखना चाहता था। देखिए इस संबंध में भारत सरकार से 1 वर्ष के लिए समझौता भी किया गया था और इसके लिए भारत सरकार और हैदराबाद के निज़ाम के बीच जो है 1 वर्ष के लिए समझौता भी किया गया था। देखिए किंतु निम्नलिखित कारणों से हैदराबाद का भारत में विलय किया गया। लेकिन देखिए कुछ परिस्थिति ऐसा हुआ जिसके कारण हैदराबाद का क्या हुआ? भारत में विलय हुआ। देखिए फर्स्ट नंबर पॉइंट है देखिए तेलंगाना क्षेत्र के किसान निज़ाम के दमनकारी शासन से दुखी थे। यानी कि तेलंगाना क्षेत्र के जो किसान थे, उस पर जो है निज़ाम क्या कर रहे थे? दमनकारी शासन यानी कि उस पर अत्याचार कर रहे थे, जिससे वो सब किसान क्या थे? दुखी थे। देखिए महिलाओं निज़ामों के ज़ुल्म के शिकार हुई थी और महिलाओं पर क्या कर रहे थे निज़ाम? अत्याचार कर रहे थे, जो जिससे महिलाओं क्या थी? महिलाओं जो है महिलाएँ निज़ामों के ज़ुल्म के क्या हो रही हुई थी? शिकार हुई थी, ठीक है? उसके बाद देखिए कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस भी निज़ाम के शासन के विरुद्ध थे और वहाँ के कम्युनिस्ट और जो है हैदराबाद जो वहाँ के जो है कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी भी क्या थे कि निज़ाम के शासन के विरुद्ध थे। देखिए इसी दौरान हैदराबाद के लोगों ने निज़ाम के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। जिससे क्या हुआ कि हैदराबाद के लोगों ने जो है निज़ाम के विरुद्ध में आंदोलन छेड़ दिया। देखिए तेलंगाना के किसान, हैदराबाद की महिलाएँ, कम्युनिस्ट और हैदराबाद के कांग्रेस भी इसमें क्या थे? सम्मिलित थे, ठीक है? इसमें किसमें? निज़ाम के खिलाफ आंदोलन में। तो क्या हुआ निज़ाम ने इस आंदोलन को दबाने के लिए अर्धसैनिक बल को रवाना किया, जिसे रज़ाकार कहा जाता था। ऑब्जेक्टिव में पूछा लिया जाता है कि जो निज़ाम के जो है अर्धसैनिक बल को क्या कहा जाता था? रज़ाकार कहा जाता था। देखिए इन रज़ाकारों ने गैर मुस्लिमों पर जो है अत्याचार किए और गैर मुसलमानों पर जो है अत्याचार किया। अंततः क्या हुआ? सितंबर 1948 में भारतीय सेना हैदराबाद पहुँची। क्या कब पहुँची? 1948 में जो है सितंबर 1948 में भारतीय सेना हैदराबाद पहुँची। कुछ दिनों के संघर्ष के बाद निज़ाम ने आत्मसमर्पण किया और कुछ दिन के बाद संघर्ष के बाद क्या हुआ कि निज़ाम ने क्या क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया गया और इसी के साथ हैदराबाद का जो है भारत में विलय हो गया और 24 घंटे के अंदर जो है निज़ाम को जो है देश छोड़ने का आदेश दिया गया और 24 घंटे के बाद क्या हुआ? निज़ाम जो है देश छोड़कर इंग्लैंड चले गए, ठीक है? तो आज का सेशन को इतना ही तक रखेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे।